तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा हमने कल आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग शुरुआत करेंगे। एक्चुअली रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रिक डायपोल वी विल लर्न सो मेनी थिंग्स, लेकिन जो आज का प्रेजेंट लेक्चर है इसमें हम लोग 3 बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, फिर सीखेंगे इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी टेस्ट पॉइंट पर क्या क्रिएटेड होगा। और जब एक बार आप पोटेंशियल जान लेते हैं तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल फील्ड से रिलेटेड होता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक थियरी है इलेक्ट्रिक डायपोल का। उसके बाद हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, डायपोल, डाई मीन्स टू, अ पोल, 2 पोल वाला। जैसे हमारा मैग्नेट होता है 2 पोल, तो जस्ट उसी का इक्विवेलेंट सोचिए। हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करते हैं कि यह 2 इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेज का सिस्टम होता है। मार्केट 2 चार्ज होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। जैसे अगर एक चार्ज -q है और दूसरा +q, तो डायपोल बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी ले लेंगे जो बहुत बड़ा है, वो डायपोल नहीं बनाएगा। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि क्या हमेशा अगर 2 इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्ज ले लिया जाए तो वो एक डायपोल बना देगा? आंसर होगा नो। फिर एक्स्ट्रा कंडीशन है कि इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है, जिसको मान लो हम L कहते हैं, वह L जिस पॉइंट पर आप इस डायपोल के कारण कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। मान लो कि ये फिगर में हमने 2 पॉइंट चार्ज -q +q का एक सिस्टम दिखाया जो L डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब P एक पॉइंट है जिसको हमने दिखाया है कि इस डायपोल के मिड पॉइंट से R दूरी, कहीं से भी ले सकते हैं, A से भी कह सकते हैं, B से भी कह सकते हैं कि R दूरी पर है। और हम इसी पॉइंट P पर जानना चाहते हैं इस डायपोल का इफेक्ट। व्हेन यू से इफेक्ट, इट मीन्स आप जानना चाहते हैं कि वहाँ डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा, फील्ड क्या होगा। अगर यहाँ एक चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो डायपोल उस पर क्या फोर्स लगाएगा, या कोई दूसरा डायपोल ही रख देंगे तो क्या फोर्स लगाएगा। ठीक है, कोई दूसरा सिस्टम वहाँ पर है तो उसके साथ जो इसका सिस्टम बनेगा उसका एनर्जी क्या होगा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग या तो फील्ड पॉइंट कहते हैं या टेस्ट पॉइंट कहते हैं। अभी जो टेस्ट पॉइंट है इसका डिस्टेंस R है फ्रॉम द डायपोल। 2 पॉइंट चार्ज जो इक्वल और अपोजिट होता है वह एक इलेक्ट्रिक डायपोल तभी कहलाता है जबकि इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन, जिसको लेंथ ऑफ द डायपोल भी कहते हैं L, टेस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है इससे R उसके तुलना में नेग्लिजिबली स्मॉल हो। इट मीन्स जब R बहुत बड़ा होगा L से, या कहेंगे कि L बहुत ही छोटा होगा R से, उसी कंडीशन में ये 2 इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्ज का सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा है तो भले ही 2 पॉइंट चार्ज है, इक्वल अपोजिट भी है, लेकिन वो डायपोल नहीं कहला सकता है। बात समझ आ रही है? इसीलिए फ्लैटली ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई 2 इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्ज का सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये गलत होगा। जैसे मान लो कि अगर 2 इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड है एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, 1 सेंटीमीटर, और आप उसका इफेक्ट जानना चाहते हैं 5 मीटर के दूरी पर, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, क्योंकि 5 मीटर के सामने 1 सेंटीमीटर नेग्लिजिबली स्मॉल है। लेकिन यही सोचो कि अगर 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड है 1 सेंटीमीटर से, लेकिन हम उसका इफेक्ट जानना चाहते हैं 0.01 सेंटीमीटर पर, R ही है 0.01 सेंटीमीटर। अब वही 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ L मच लेस देन R वाला कंडीशन होल्ड
नहीं कर रहा है, लेकिन जब ऐसा आर लगे तो कर रहा है, तो फिर वह डायपोल कहलाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, अगर इसका कोई एग्जाम्पल सोचा जाए तो आपने फिजिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ा होगा, हमारे यूट्यूब पर उसका सारा वीडियो है, आपने देखा होगा और हमने पढ़ाया भी आपको। कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, जैसे हमारा वाटर, अगर उसको आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख देते हैं, जैसे इस फिगर को देखिए, ये जो डिफरेंट एलिप्सॉइड शेप का हमने यहाँ पर दिखाया है, ये वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और हमने इसको प्लेस कर दिया है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्टेड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या कहो कि इस प्लेट ए से प्लेट बी के तरफ यह डायरेक्टेड है। प्लेट बी पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो यहाँ फील्ड पैदा होगा जो डायरेक्टेड होगा ए से बी के तरफ। ऐसे स्थिति में एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा। होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल का वो शिफ्ट करता है फील्ड के दिशा में, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट दिशा में, और हर एक मॉलिक्यूल में माइनस और प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है जिसका सेंटर अलग अलग है। तो अब ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, माइनस प्लस चार्ज वाला, और मॉलिक्यूल है तो सोच सकते हो कि इसका साइज तो बहुत छोटा है ना। तो ये जितना भी मॉलिक्यूल है, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सच ए डाइलेक्ट्रिक placed in an external electrostatic field just behave like an electric dipole. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण होता है व्यवहार में, नेचर में जो डायपोल एग्जिस्ट करता है। अब डायपोल के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? एक्चुअली अगर डायपोल बना हुआ है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है, तो आप चार्ज क्यू ले लीजिए, या कहो कि जो टोटल चार्ज डायपोल का हमेशा जीरो होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो हो जाएगा। तो अगर आप क्यू को इस एल से, दैट इज लेंथ ऑफ द डायपोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको जो क्वांटिटी मिलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेकिन लेंथ तो कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन आप देखिए हमने एल पर वेक्टर का साइन दिया, इसका मतलब अभी लेंथ को वेक्टर ट्रीट किया जा रहा है, इट इज नॉट ए वेक्टर। जब हम वेक्टर किसी क्वांटिटी को ट्रीट करते हैं जो एक्चुअली वेक्टर नहीं है, तो डायरेक्शन हमें स्विंग असाइन करना पड़ता है। हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन में मानते हैं कि जो लेंथ वेक्टर है वह माइनस क्यू चार्ज से डायरेक्टेड है प्लस क्यू चार्ज के तरफ। दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन, एक प्रथा है, मानते हैं, ऐसा मत बोलना कि ऐसा ही होता है। अगर यही प्रथा होती फिजिक्स में कि एल का डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू के तरफ लेना है, तो कोई गड़बड़ी नहीं होती, हम उसको मान सकते हैं। बल्कि ये अभी भी माना जाता है। कहाँ पर? तो केमिस्ट्री में हम बात करते हैं। देखो, तो यहाँ जो ये P एक वेक्टर होगा, लेकिन ऐसा वेक्टर जो वास्तव में वेक्टर नहीं है, हम उसमें डायरेक्शन अपने मन से मान लेते हैं, कोई कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, प्रथागत दिशा देते हैं, वैसे वेक्टर को कौन वेक्टर कहते हैं? बोलो। सच ए वेक्टर इज कॉल्ड pseudo vector. So this dipole moment vector is not a real vector, it not a actual vector, it is a pseudo vector, छद्म सदिश है यह, जिसका डायरेक्शन कन्वेंशन के आधार पर हम मानते हैं फिजिक्स में कि ये माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के तरफ डायरेक्टेड होता है along the axis of the dipole, डायपोल के एक्सिस के along। ओके, जब आप केमिस्ट्री में बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन ही दिया जाता है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब वैसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर।
और वहाँ अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के किताबों में लिखा होगा कि डायपोल मोमेंट प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होता है। क्या केमिस्ट्री में गलत है? आंसर है नो। केमिस्ट्री वालों ने यही कन्वेंशन लिया कि डायपोल मोमेंट प्लस से माइनस की तरफ होगा। फिजिक्स में कन्वेंशन है कि माइनस से प्लस की तरफ होगा। बोथ आर करेक्ट बिकॉज दिस इज जस्ट कन्वेंशन। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, वहाँ जो वर्क डन इन ए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस उसका जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, या हीट का जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है, दोनों का साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट है, बट बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। बात सुन भाई। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? एक सूडो वेक्टर जिसका दिशा किधर मानते हैं? माइनस क्यू से प्लस क्यू। हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम वही बोलेंगे, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो चार्ज क्यू को गुना कर दो डायपोल के लेंथ से, ठीक है, तुमको मैग्नीट्यूड मालूम हो जाए। अब सिंपल सी बात है, देखिए, क्योंकि चार्ज और लेंथ का प्रोडक्ट है डायपोल मोमेंट, तो स्वाभाविक है कि अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट ऑफ डीएम फॉर डायपोल मोमेंट, तो क्या होगा? चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम और लेंथ का मीटर, सो दिस इज कूलम मीटर। ओके। लेकिन व्यवहार में हम लोग डायपोल मोमेंट का एक बहुत छोटा यूनिट भी यूज करते हैं, बहुत ही स्मॉल यूनिट, जिसे डिबाई यूनिट कहा जाता है, जिसको आप एब्रीविएशन में कैपिटल डी सिंबल से लिखेंगे। और एक इनफैक्ट एक डिबाई बराबर होता है कितना के? तो 3.336 टाइम्स 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर, -30 कूलम्ब मीटर, इसको याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट क्या एक एक्चुअल वेक्टर है या सूडो वेक्टर है, आप इन सब बातों को सीख गए। हम उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ें। अब बात करेंगे इसके बेसिक थ्योरी का। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, क्या होगा वह, ठीक है। एक्चुअली हमने एक जनरल फिगर बनाया है, अक्सर किताबों में बड़ा ही सिंपलेस्ट वर्जन इसका होता है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हो उसके लिए हमने एक जनरल टाइप का फिगर बनाया। आप जरा ध्यान से देखिए, ये ए और बी पॉइंट पर हमारा -Q और +Q चार्ज है। ध्यान से देखो, इसका मतलब ए बी हमारा एक डायपोल है जिसका लेंथ दिखाया हुआ है L, और लेंथ को वेक्टर ट्रीट किया गया है माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। और P यहाँ एक पॉइंट है जो पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में लिख रहे हैं, स्फेरिकल पोलर, r θ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जो हमारा फील्ड पॉइंट है या टेस्ट पॉइंट है, जहां हम इस डायपोल के कारण पोटेंशियल जानेंगे, फील्ड जानेंगे, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ O पॉइंट को ओरिजिन के रूप में लिया, जिसे हम इस डायपोल से अलग माने हैं जनरल रिजल्ट के लिए। हम एक स्पेशल केस बाद में डिस्कस करेंगे, जबकि यह ओरिजिन डायपोल पर ही लाई करेगा, या तो उसके -Q चार्ज के पोजीशन पर, या +Q चार्ज के पोजीशन पर, या इसके मिड पॉइंट में, कहीं भी मान सकते हैं। लेकिन फॉर गेटिंग द जनरल रिजल्ट आई हैव कंसिडर्ड हियर द ओरिजिन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ दिस डायपोल, डायपोल पर नहीं है, मान लिया। अब इस ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारे टेस्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, और साथ ही साथ हमने मान लिया है कि ये जो -Q चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर हमारे द्वारा एस्यूम्ड ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में r डैश्ड है। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, और तो आप फिगर को देखिए, OA वेक्टर क्या है, r डैश्ड, AB वेक्टर क्या है, L। तो अगर हम तुमसे पूछें कि OB वेक्टर क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि OA + AB विल बी इक्वल टू OB। इसलिए OB जो वेक्टर फिगर में दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, वो होगा r डैश्ड
प्लस एल, होगा कि नहीं, आर डैश प्लस एल, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, साथ ही साथ देखो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल का ए ओ पी, ध्यान से देखो, हम लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ फिगर में देखिए ए ओ पी, इसका ओ ए साइड आर डैश है, ठीक है, और ओ पी साइड आर है। अगर मान लो तुमको ए पी जानना है तो आप फिगर को देखिए कि ओ ए प्लस ए पी, फिगर देखना ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, ओ ए प्लस ए पी, बोलो किसके बराबर, दिस विल बी ओ पी, होगा कि नहीं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है। अगर हमें ए पी ही जानना है, व्हाट विल बी दिस ए पी, दिस विल बी ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी माइनस ओ ए, बट ओ पी इज व्हाट, दिस इज आर, एंड ओ ए इज व्हाट, दिस इज आर डैश्ड। सो यह जो वेक्टर ए पी है हमने फिगर में दिखाया है कि यह है आर माइनस आर डैश, जिसको हमने कैपिटल आर मान लिया है। क्लियर हो गया? चलिए अब फिर आप देखिए ट्रायंगल ए बी पी को, और इस ट्रायंगल में हमको जानना है कि यह बी पी कितना होगा। इसलिए बी पी और ए पी जानना है कि हमको पोटेंशियल निकालने के लिए बी पी का लेंथ और ए पी का लेंथ चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, फिर ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। आप फिगर को देखिए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन को दिमाग में रखते हुए ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी पी, बोलो किसके बराबर, ए पी के बराबर। ये हमारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है। हमको जानना है बी पी, व्हाट विल बी दिस बी पी, दिस विल बी ए पी माइनस ए बी, ए पी माइनस ए बी। लेकिन ए पी आप जान चुके हैं कि यह है आर, कैपिटल आर, और ए बी आप माने हैं एल, तो दिस इज आर माइनस एल, और आर जो है ये है आर माइनस आर डैश्ड। सो आप इसको आर माइनस आर डैश्ड माइनस एल भी लिख सकते हैं। हमको यहाँ पोटेंशियल जानना है, इसीलिए हमने ए पी वेक्टर और बी पी वेक्टर निकाल लिया। अब आप देखिए हमारा डायपोल होता क्या है, दिस इज जस्ट ए डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है। अगर तुमको पी पर पोटेंशियल इस सिस्टम के कारण जानना है तो कैसे जानोगे, हम इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के कारण पी पर पोटेंशियल निकाल के सिंपली उसको अलजेब्रिकली जोड़ देंगे। अलजेब्रिक सम बोलना है, क्यों, पोटेंशियल में बी पॉजिटिव, पोटेंशियल में बी नेगेटिव। एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव के कारण नेगेटिव। जैसे अगर यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, इससे आर दूरी पर पोटेंशियल जानना है, तो बोलो क्या पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, पॉजिटिव होगा। लेकिन यही अगर माइनस चार्ज हो तो पोटेंशियल इतना ही होगा, लेकिन इसमें माइनस लग जाए तो प्लस माइनस की, ठीक है। तो जस्ट सोचिए कि हम प्लस क्यू चार्ज के कारण भी पोटेंशियल निकाल लेंगे पी पर, और माइनस क्यू के कारण भी, दोनों को अलजेब्रिकली जोड़ देंगे, तो हमको टोटल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल होगा, वो मालूम हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है फाई ऑफ आर, फाई इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल। आर जो लिखा ब्रैकेट में, इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, उसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो फाई पोजीशन वेक्टर ऑफ द रेफरेंस ऑफ द टेस्ट पॉइंट के टर्म में उसके फंक्शन के रूप में मिलेगा। और वो होगा किसके बराबर, फाई प्लस प्लस फाई माइनस, सॉरी हियर आई हैव रिटन माइनस ई, लेकिन केवल माइनस कहिए, माइनस। एक्चुअली फाई प्लस रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और फाई माइनस का मतलब उसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और अभी आप सीखें कि प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। अब ध्यान से देखो कि जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है उससे इसका दूरी क्या है,
आर माइनस एल वेक्टर के रूप में मैग्नीट्यूड ले लेंगे तब डिस्टेंस मिलेगा। और आर माइनस एल को ही आप आर माइनस आर डैश माइनस एल कह सकते हैं, इसलिए वो डिस्टेंस है मॉडुलस ऑफ आर माइनस आर डैश माइनस एल। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण जब पोटेंशियल निकालोगे तो डिस्टेंस है यह कैपिटल आर या आर माइनस आर डैश, ओके। और माइनस के कारण पोटेंशियल माइनस होगा, इसलिए यहां हमने माइनस साइन ले लिया। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश, ओके। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप देखिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कॉमन फैक्टर है, दोनों टर्म में मौजूद है, तो आप कॉमन ले लीजिए, सिंपल सी बात है। और r माइनस आर डैश को क्या लिखे थे, कैपिटल आर, तो लिख दिया। फिर यहाँ भी r माइनस आर डैश को कैपिटल आर लिख दिया। अब फाई ऑफ r निकालना हमारा एम है, और ये निकलेगा तब जब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर एक्सप्रेशन है हम इसको इवेलुएट कर लेंगे। लेकिन इसके इवेल्युएशन के लिए हमें डायपोल का जो के डेफिनेशन में जो कंडीशन है उसे दिमाग में रखना होगा। क्या था कंडीशन? कि 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम डायपोल तब कहलाता है जब उसका लेंथ टेस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके तुलना में नगण्य होना चाहिए, या टेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस उसके लेंथ के तुलना में बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए फॉर टू बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल द कंडीशन इज मॉडुलस ऑफ आर मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन मॉड ऑफ एल, ओके। एक्चुअली इस कंडीशन को अंडर अकाउंट लेते हुए अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे उस एक्सप्रेशन का जो यहाँ इक्वेशन 1 के स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर है। आपको केवल इस फर्स्ट टर्म को इवेल्युएट करना है उस कंडीशन में। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। हम इवेल्युएट करने जा रहे हैं 1/mod ऑफ r माइनस एल। अब बताइए, आपने वेक्टर अलजेब्रा 11th में ही पढ़ा होगा, a माइनस बी, अगर दो वेक्टर है a और b तो a माइनस बी के का मॉडुलस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। जानते हो कि नहीं? अगर a प्लस बी होता तो प्लस 2ab कॉस थीटा होता। उसी फॉर्मूला से आप मॉड ऑफ r माइनस एल को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा। यहाँ आर एल जो लिखा हुआ है वो सब मॉडुलस है। यहाँ थीटा क्या होगा, तो वेक्टर r और वेक्टर l के बीच का एंगल, जो हमने फिगर में दिखाया भी नहीं है। ये मान लो कि तुम्हारा r वेक्टर है और ये तुम्हारा l वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। जरूरत ही नहीं इसका, ये फिर हट जाएगा, देखिए। लेकिन आप जानते हैं कि a डॉट बी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, बोलो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर आर एल कॉस थीटा को हम r डॉट एल लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब जरा गौर करिए, डायपोल होने के लिए कंडीशन था कि L शुड बी मच स्मॉलर देन R। तो जब स्क्वायर होगा तो और छोटा हो जाएगा, जैसे 1/2 1 से छोटा है, स्क्वायर करो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, जो 1 से और बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर तो बिल्कुल नगण्य होगा आर स्क्वायर के तुलना में, इसीलिए हम अपने कैलकुलेशन में आर स्क्वायर के कंपैरिजन में इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड आफ्टर नेग्लेक्टिंग यू विल गेट 1/r स्क्वायर माइनस दिस मच, ओके। अब आप यहाँ डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। चूंकि ये स्क्वायर रूट के भीतर है तो बाहर क्या आएगा, r। सो दिस विल बी 1/r टाइम्स 1 माइनस 2r डॉट एल। सेकेंड टर्म में तो आर स्क्वायर है नहीं तो भाग दे दिया, ठीक है। अब अगर इसको ऊपर ले जाएं तो पावर हो जाएगा -12। फिर ध्यान से देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर प्लस माइनस n, ठीक है।
ये बराबर 1 प्लस nx होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में तब जब x मच स्मॉलर हो 1 से। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस n है, हायर टर्म नेग्लेक्टेड हो जाता है, स्क्वायर वाला क्यूब वाला। यहाँ वही सिचुएशन है, ये जो l का प्रेजेंस यहाँ पर है और उसको r स्क्वायर जैसे बड़े संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये 1 से बहुत छोटा है। इसलिए हम अगर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में करेंगे केवल 1 प्लस nx तक ही लिखेंगे। n का वैल्यू यहाँ पर -½ है, सो दिस विल बी 1 प्लस 1/2 इंटू दिस मच। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 1/r से गुना करके लिख दीजिए आप, इसलिए 1 ओवर मॉड ऑफ r माइनस l, ये हो जाएगा 1/r, यहाँ r टाइम्स r स्क्वायर हो जाएगा r3। इस तरह से आपने 1 ओवर मॉडुलस ऑफ r माइनस l को इवेल्युएट कर लिया। नहीं, अब यह वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, इसके जगह पर। ध्यान से देखो, एक्सप्रेशन देख लिया। अब हम इसको दूसरे पेज में लिखने जा रहे हैं। जब उसमें यूज करेंगे तो 5 ऑफ r आएगा q ओवर 4πε0 1 ओवर r प्लस दिस मच। ये 1 बाय मॉड ऑफ r माइनस l के जगह पर है, माइनस था 1/r। ओके, अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट हो गया 5 ऑफ r इक्वल टू 1/4πε0। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b b डॉट a के बराबर ही होता है। तो r डॉट l को कोई l डॉट r लिखे तो कोई फर्क नहीं है, तो हम q को अब एसोसिएट करके लिख देते हैं ql डॉट r। लेकिन आप सीख चुके हैं कि q और l का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल p। तो हमने इस ql के जगह पर क्या लिख दिया? p लिख दिया। इस तरह से डायपोल के कारण उस टेस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्रिएटेड हुआ, पोटेंशियल पैदा हुआ, वह 5 ऑफ r मालूम हो गया 1/4πε0 p डॉट r बाय r क्यूब। ओके, अभी आप देखेंगे कि RHS में कैपिटल R है, लेकिन हमने पोटेंशियल को स्मॉल r के फंक्शन के रूप में व्यक्त किया है। अब हम इसका एक सिंपलर फॉर्म देखते हैं। हमने कहा था ना कि जनरल रिजल्ट पाने के लिए हम ओरिजिन को डायपोल पर सिचुएटेड नहीं माने थे, लेकिन अब अगर डायपोल पर ही ओरिजिन मान लिया जाए, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जहां माइनस क्यू चार्ज है वहीं ओरिजिन है, तो आप याद कीजिए पहले फिगर को, यहाँ ओरिजिन था, यहाँ माइनस क्यू था, और हमने माइनस क्यू के पोजीशन का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में r डैश माना था। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट माइनस क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ओ वाज r डैश। लेकिन अब तो आप ओरिजिन को माइनस क्यू के जगह पर ही मान रहे हैं, तो r डैश बोलो क्या होगा? ऐसे कंडीशन में r डैश हो जाएगा 0। r डैश क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और r डैश अगर 0 हो गया तो याद करो कि r माइनस r डैश, हमने इसी को कहा था कैपिटल R, कहा था कि नहीं? लेकिन जब हम ओरिजिन सेलेक्ट कर लेंगे एट द पोजीशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज ऑफ द डायपोल, देन r डैश विल बी 0 एंड दिस r विल बी सिंपली इक्वल टू दिस कैपिटल R। तब जो हमारा स्मॉल r है, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द टेस्ट पॉइंट, वो डायरेक्ट कैपिटल R के ही बराबर हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो गया। और तब इक्वेशन 3 को जब तब लिखेंगे तो कैपिटल R के जगह पर क्या करेंगे? स्मॉल r रख देंगे। तो देखिए, तब 5 ऑफ r हो जाएगा 1 ओवर 4πε0 p डॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्यूब। लेकिन बोलो, फिगर को देखो, हमने यहाँ माना है कि ये जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर r, ये थीटा। तो p डॉट r स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन से क्या होगा? pr cos थीटा, pr cos थीटा। जब pr cos थीटा लिखोगे तो ऊपर में एक r आएगा, वह एक r नीचे के एक r को कैंसिल कर देगा,
नीचे में 3r है, एक कैंसिल हो गया तो 2 बच गया। इसलिए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल क्या मालूम हो गया फाइनली, 1/4πε0 p cos थीटा बाय r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बड़ा रिमार्केबल बात यहाँ पर है, जरा ध्यान देने की बात है कि ये जो फाई है आप देखिए कि वह आर के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब आप मोनोपोल की बात करते हैं, मोनोपोल मतलब एक पॉइंट चार्ज, तो एक पॉइंट चार्ज अगर Q है तो इसके कारण पोटेंशियल क्या लिखे थे, 1/4πε0 Q बाय आर, नीचे में एक आर होता है। तो यहाँ जो पोटेंशियल होता है वह आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल के कारण पोटेंशियल ज़्यादा रैपिडली डिस्टेंस के साथ घटता है। डिस्टेंस बढ़ोगे तो डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा मोनोपोल के तुलना में ज़्यादा रेट से घटेगा। ये आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अब मोनोपोल के कारण आर का। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि फाई ऑफ आर जो है वो आर के अलावा इस थीटा पर भी निर्भर करता है। इस थीटा के लिए 2 स्टैंडर्ड पोजीशन की हम लोग बात करेंगे। एक पोजीशन को कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन। अगर हमारा यह टेस्ट पॉइंट सोचो डायपोल के एक्सिस पर ही सिचुएटेड हो, जैसा यहाँ पर आप देखिए ये एक्सिस ऑफ डायपोल है और उसी पर हमारा टेस्ट पॉइंट है। ऐसी स्थिति में हम लोग इस पोजीशन को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। End on position means when the test point or the field point is situated at the axis of the dipole। इस कंडीशन में तुम देखो कि थीटा इस समय जो p वेक्टर है वो r ही के दिशा में है। सो p and r both are parallel to one another in this case, and if both will be parallel theta will be 0, cos theta will be 1 जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और तब कहेंगे कि एंड ऑन पोजीशन में डायपोल है तो फाई क्या होगा, तो कॉस थीटा को 1 कर दो, दिस विल बी 1/4πε0 p बाय आर स्क्वायर। ये एक्चुअली डायपोल का के कारण पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, अब दूसरा पोजीशन होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसका मतलब होता है कि हमारा जो टेस्ट पॉइंट है वह डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सिचुएटेड है। ये जो लाइन दिखा रहा है OP, ये 90 का एंगल बना रहा है डायपोल के एक्सिस के साथ, डायपोल मोमेंट के साथ। इसलिए इस कंडीशन में थीटा 90 होगा। थीटा 90 तो तुम जानते हो कि कॉस थीटा 0, और कॉस थीटा 0 तो पोटेंशियल ही हो जाएगा 0। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो डायपोल का है उसमें उस पर कहीं भी आप कोई पॉइंट ले लीजिए पोटेंशियल वहाँ 0 ही होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने डायपोल जो पोटेंशियल क्रिएट करता है एक टेस्ट पॉइंट पर वह क्या होगा, कैसे वैरी करता है, ये सारी बातों को सीख लिए। आप क्लियरली समझ रहे होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब जब आपने पोटेंशियल जान लिया तो अब बड़ी ही आसानी से हम डायपोल के कारण उसी फील्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैदा होगा उसे जान सकते हैं, क्योंकि फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आप जानते हैं, हमने पढ़ाया था आपको ऑफलाइन क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट। इसका डेफिनेशन ही हमने क्लास में बताया था कि दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है उसमें माइनस लगा दो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो मैथमेटिकली वी राइट E = माइनस डेल फाई। जब डेल फाई लिखते हो तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई। आप सेमेस्टर 1 में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल सब पढ़े, लेकिन हो सकता है कि आप सेमेस्टर 1 में इस ग्रेडियंट ऑपरेशन को केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़े हों, लेकिन ग्रेडियंट ऑपरेशन को केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको स्फेरिकल, पोलर, सिलिंड्रिकल, जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे फिर 4th सेमेस्टर में ये पढ़ना रहता है ना, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। तो आप जरा देखिए, ये जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है डेल, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, फाई के टर्म में ये कैसे डिफाइंड होता है। डेल के जगह पर लिखेंगे r हैट डेल डेल r, थीटा हैट 1/r डेल डेल थीटा, फाई हैट 1/r साइन थीटा डेल डेल फाई।
ये डेल ऑपरेटर का मीनिंग है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, वही यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो आपने फाई निकाला है पोटेंशियल वो आर थीटा के टर्म में है, वो एक्स वाई जेड के टर्म में नहीं है, और यहाँ आपका पोटेंशियल है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस आर हैट डेल फाई बाय डेल आर, इसको ऑपरेट करा दो फाई पर, थीटा हैट 1/r डेल फाई बाय डेल थीटा प्लस फाई, मार्केट यहाँ ये स्मॉल फाई है, और जो पोटेंशियल को लिखे हैं यह कैपिटल फाई है, दिस इज कैपिटल फाई एंड दिस इज स्मॉल फाई। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइंड हो गया। अब आप देख सकते हैं आर हैट, इसको कहते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, थीटा हैट दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर, एंड फाई हैट इज कॉल्ड एजीमुथल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो 3 कंपोनेंट होगा, रेडियल कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट और एजीमुथल कंपोनेंट, उसके सम के रूप में यह व्यक्त किया हुआ है। अब आप फाई का एक्सप्रेशन जान चुके हैं पोटेंशियल का, तो आप इस फील्ड वेक्टर का तीनों कंपोनेंट सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट टर्म है डेल फाई बाय डेल आर विद दिस माइनस, माइनस सब में लगा हुआ है, that will give the radial component of electric field. When you say radial component of electric field, इसका मतलब radial direction में electric field. तो what will be the radial component? जैसे तुम कहते हो x component, वैसे ही radial component. This ER is defined as minus del phi by del r. Okay? This is partial derivative of phi with respect to r. अब जरा आप ध्यान से देखिए, फाई का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है कि दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। आप आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो दूसरा वेरिएबल है थीटा, हमारे एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल है आर और थीटा, जब हम आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा को कांस्टेंट मानेंगे, तो कॉस थीटा एट इज रह जाएगा, 1/r³ डिफरेंशिएटेड होगा, बोलो 1/r², 1/r² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/r³, माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और रिजल्ट आ जाएगा ER इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos theta divided by r. Have you understand? Definitely you have understand clearly. है कि नहीं? तो ER का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos theta by r³। रेडियल कंपोनेंट मालूम हो गया, ये रेडियल डायरेक्शन का कंपोनेंट है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट का, ई थीटा। देखो यहाँ पर थीटा हैट का जो मल्टीपल है ना, वही कंपोनेंट देता है, कंपोनेंट वेक्टर का स्केलर होता है, इसलिए 1/r डेल फाई बाय डेल थीटा, दिस इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, उसमें माइनस लगा रहेगा, तो ई थीटा डिफाइंड होता है -1/r डेल फाई बाय डेल थीटा। फिर तुम फाई का वैल्यू रख दो। यहाँ गौर करिए, यहाँ हम लोगों को थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो दूसरे वेरिएबल r को कांस्टेंट मानेंगे, तो r² एट इज रहेगा, कॉस थीटा डिफरेंशिएटेड होगा जिसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, फिर वह माइनस और ये बाहर वाला माइनस प्लस, सो रिजल्ट विल बी ई थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय r³। ओके, ई थीटा दूसरा कंपोनेंट भी मालूम हो गया, ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी मालूम, इस पर मतलब जो रेडियल पर परपेंडिकुलर हो। अब बात करते हैं एजीमुथल कंपोनेंट, तीसरे कंपोनेंट का, ई फाई कैसे डिफाइंड हो रहा है, -1/r साइन थीटा डेल फाई बाय डेल फाई। यहाँ कैपिटल फाई जो ऊपर है वो पोटेंशियल है, नीचे जो स्मॉल फाई है वो कोऑर्डिनेट है, आर थीटा फाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट। लेकिन गौर करो कि एक्सप्रेशन फॉर फाई, कैपिटल फाई, पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r²। कहीं भी इसमें स्मॉल फाई है क्या? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल फंक्शन है वह स्मॉल फाई का फंक्शन ही नहीं है,
जब उसका नहीं है फंक्शन तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली तो क्या मिलेगा बताओ? डेफिनेटली आपको कहना चाहिए जीरो मिलेगा, इसलिए ई फाई का वैल्यू हो जाएगा जीरो। सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज जीरो। ओके, दो ही कंपोनेंट है। अब अगर आप इस दोनों कंपोनेंट का वैल्यू इस जनरल रिजल्ट में नॉट दोनों बल्कि तीनों, इसका तो जीरो हो गया, रख देंगे तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द टेस्ट पॉइंट आपको मालूम हो जाएगा। तो ई वेक्टर हो गया इतना, p बाय 4πε0 r क्यूब कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा r हैट प्लस साइन थीटा थीटा हैट। आसानी से आप देख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ध्यान से देखो, आर वेक्टर थीटा वेक्टर पर परपेंडिकुलर, जैसे तुम कहते हो कि ए वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो मॉडुलस वेक्टर ए का क्या लिखते हो? उसको लिखते हो ना ए एक्स स्क्वायर अब प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक वही बात यहाँ है, जहाँ यूनिट वेक्टर आई कहते हैं वहाँ आर है, जहाँ जे कहते हैं वहाँ थीटा है, इसलिए इसका मॉडुलस हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखिए, 4 cos स्क्वायर थीटा में से अगर एक cos स्क्वायर थीटा निकाल के इसमें जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, बच जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। इसलिए फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया p बाय 4πε0 r क्यूब इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहाँ भी एंड ऑन पोजीशन में थीटा जब जीरो होगा तब फील्ड क्या होगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जब थीटा 90 होगा तब क्या होगा, ये आप निकाल के अपने से देखिएगा, हमने नहीं, दिस इज जस्ट ए होमवर्क फॉर यू, आप करिएगा। तो फील्ड का ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी तो जानना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हो? किसी स्टैंडर्ड डायरेक्शन से हमारा यह वेक्टर क्या एंगल बनाता है वही बताना डायरेक्शन का माप होता है। तो मान लो कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वह इस रेडियल डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता है, रेडियल डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी दिस tan अल्फा। आप फिगर के ज्योमेट्री को देखिए, ये अगर ई थीटा है तो यह भी ई थीटा है और ये है ई आर, ये है ई थीटा, तो tan अल्फा हो जाएगा ई थीटा बाई ई आर। और ई थीटा और ई आर का मान यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो और भाग दे के देखो, सब कट कुट जाएगा, केवल बच जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, मतलब tan थीटा बाई 2। ओके, इसलिए अल्फा अगर लिखना है तो tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये अल्फा फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन का माप है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसका कैलकुलेशन किया, उसको एक्सप्लेन किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने डेफिनेटली इस क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में वैसा भी लिखिए, अच्छा कुछ लिखिए। हाँ, अगर आपने नहीं अच्छा फील किया, बुरा लगा तो वह भी लिखिए, क्या हमको सुधार करना होगा वो भी तो हम देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।